बढ़ती उम्र के साथ हमें घर के बड़े लोग, अन्य आदरणीय व्यक्ति एवं हमारे शिक्षक, इन सब से नैतिकता और मूल्यों के पाठ मिलते हैं। लेकिन काम की जगह पर भी इन बातों का बहुत महत्व होता है। ये बात तब समझ में आने लगती है जब हम काम करना शुरू करते हैं। अपने काम के प्रति निष्ठा होना, काम में ईमानदार होना और गुणवत्तापूर्ण काम करने की आस हमारे अंदर होना, ये सारी बातें काम में हमारी स्थिरता तथा प्रगति के लिए आधारभूत होती है। जब हम छोटे होते हैं तब बड़ों का ध्यान हम पर रहता है। हमारी गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है, सुधारने का अवसर दिया जाता है, बार बार मौके दिए जाते हैं। लेकिन जब हम काम करना शुरू कर देते हैं तब ये सारी बातें अलग रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। काम की वास्तविकता में नैतिकता तथा मूल्यों के परिणाम और लक्षण भिन्न रूप में हमारे सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी काम की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो उसे सही रूप से निभाना, उसकी गुणवत्ता उच्च रखना, इसकी तो उम्मीद हमसे रखी ही जाती है। उसके लिए भले ही कोई हम पर ध्यान ना रखे, हमारे द्वारा किए जाने वाले काम की गुणवत्ता अच्छी हो, इसका ध्यान हमें लगातार रखना ही पड़ता है। मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए सावधानी से बर्ताव करना, अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखना और लगातार उसे और भी बेहतर बनाते रहना हमारी ही जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमारे विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। घमंडी राजा। ये कहानी उस वक्त की है जब रहीमतपुर गांव का राजा था महाराज कृष्णकांत। वो धनवान, बहुत शक्तिशाली और काफी बुद्धिमान राजा था। लेकिन ये भी सच था कि वो बहुत अहंकारी था। अपने घमंड के लिए उसका नाम प्रसिद्ध हुआ था। उसके अभिमानी स्वभाव के अनुसार एक दिन उसके दिमाग में आया कि उसे शतरंज के खेल में हराने वाला
कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई राजा को शतरंज के खेल में हरा पाएगा, उसे राजा अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा भविष्य के लिए देगा। लेकिन अगर राजा को लगता है वो मनुष्य राजा की योग्यता का नहीं है या फिर राजा का प्रतियोगी होने के लायक नहीं है, तो उसे तुरंत जान से मार दिया जाएगा। कई लोगों ने पैसे के लालच में राजा की इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी जान खतरे में डाल दी। उनमें से कोई भी राजा के इतना शतरंज का अच्छा खिलाड़ी साबित नहीं हुआ और हर बार हर एक का सिर कलम होता गया। राजा के शतरंज खेलने में एक अलग ही चमक, एक शानदार पात्रता थी। अंत में ऐसा हुआ कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। ऐसे ही काफी वक्त गुजर गया। फिर एक दिन एक बहुत ही गरीब भिखारी महल में आया। वो राजा के साथ शतरंज खेलने के इरादे से ही आया था। बहुत लोगों ने उसे इस इरादे से रोकने की कोशिश की। उससे कहा, तुम मत खेलो, तुम राजा से जीतने वाले तो हो ही नहीं, अपनी जान खो बैठोगे। लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बदला। वो राजा के साथ शतरंज खेलने के लिए राजमहल में आ ही गया। राजा ने उसके फटे कपड़े और अस्त व्यस्त ढंग देखा और सोचा कि यह भिखारी मेरे साथ शतरंज खेलने के पात्र कैसे हो सकता है। वो भिखारी से बोला, ए भिखमंगे, मैं अभी तुम्हारा सर काट सकता हूँ। तुमने ये सोचा ही कैसे कि तुम मेरे साथ शतरंज खेल सकोगे? भिखारी ने शांति से कहा, महाराज, क्योंकि आप अभी जो कार्रवाई करने जा रहे हो, उसके लिए मैं वो करने से पहले ही आपको माफ कर सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि आप भी ऐसा कर सकते हो? ये सुनकर राजा अकस्मात चौंक गया। उसे भिखारी से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। जैसे जैसे भिखारी ने कही बात पर वो सोचने लगा, वैसे वैसे ही उसके समझ में भिखारी की बात का सही अर्थ आने लगा। अब अगर वो उस भिखारी को देह दंड देता, तो वो भिखारी एक महान हस्ती मालूम होता, जो अपने मृत्यु दंड से पहले ही राजा को उसके लिए माफ करता है। राजा फिर उससे छोटा साबित होता, क्योंकि राजा कदापि अपनी जान लेने के लिए किसी को माफ नहीं कर सकता था। और यदि राजा उसे मृत्यु दंड नहीं देता, तो भिखारी को न सिर्फ जीवन दान मिलता, बल्कि उसे ये भी सम्मान मिलता कि वो राजा का प्रतियोगी होने के लायक है। शतरंज की एक चाल भी बिना चले राजा को तत्क्षण निस्संदेह पता चला गया कि वो शतरंज में पूरी तरह से हार गया था। विभिन्नता। कुछ साल पहले दक्षिण अफ्रीका में एक हवाई जहाज उड़ान भरने के आधे घंटे पहले हुआ एक किस्सा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। यात्रियों को उड़ान की सूचना मिल चुकी थी। सभी यात्री जहाज में प्रवेश करने की कतार में आगे बढ़ रहे थे। हवाई जहाज में सबसे महंगी सीट्स मतलब फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास, उसके बाद कुछ कम महंगी यानी इकोनॉमी। इस प्रकार से सीट्स होती हैं। सभी यात्री अपने हाथ में रहे टिकट को देखते हुए अपनी जगह खोजते हुए बैठ रहे थे। एक गौरवर्णीय मध्यम आयु की महिला अपना सामान संभालते हुए अपनी जगह खोजते हुए जहाज में आई। उसकी टिकट इकोनॉमी वर्ग की थी। अपनी सीट मिलते ही उसे पता चला कि उसकी बैठने की जगह एक कृष्णवर्णीय युवक के पास थी। उसे देखते ही भौवे उठाते हुए उसने जैसे तैसे अपना सामान सीट पर रखा और खड़े खड़े ही जहाज की एयर होस्टेस को पास बुलाया। एयर होस्टेस ने कहा, मैडम, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? उस महिला ने कहा, आपने मेरे बैठने की व्यवस्था इस आदमी के पास की है। कितनी घिनौनी बात है। मैं ऐसे आदमी के पास कतई नहीं बैठूंगी। मेरे लिए अभी के अभी दूसरी सीट का बंदोबस्त करें। माफ कीजिए मैडम, एयर होस्टेस ने कहा, लेकिन सभी को टिकट पर दी गई जगह पर बैठना पड़ता है। ऐसे इच्छा के अनुसार अपनी जगह कैसे बदल देंगे हम? फिर हर कोई अपनी पसंद की जगह मांगने लगेगा।
इसीलिए आप कृपा करें और इस जगह पर बैठ जाएं। हमारे प्रस्थान का समय अब आ ही चुका है। महिला ने उसे तीखी नजर से देखा और कहा, तुम जाओ और अपने साहब को बुला लाओ। मुझे यकीन है वे जरूर ही मुझे एक अच्छी जगह देंगे। ऐसा कहते हुए उस महिला ने आसपास के यात्रियों की ओर जीत की खुशी से देखा। कुछ ही क्षणों में वो एयर होस्टेस अपने सीनियर के साथ उस महिला के पास आई और बोली, मैडम, आज जहाज में बहुत भीड़ है और वैसे भी आखिरी समय पर यूं जगह बदलना गलत बात है, लेकिन फिर भी आपने इस तरह से शिकायत की है तो हमने देखा कि कुछ सीटें फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में उपलब्ध है। महिला को आगे कुछ कहने का मौका न देते हुए उसके साथ जो सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट थे वे महिला से बोले, और हमने ये भी माना कि किसी घिनौने व्यक्ति के पास बैठने की जबरदस्ती किसी पर भी करना गलत होगा। इसीलिए हमने हमारे नियमों को तोड़ते हुए प्रथम वर्ग में जो एक जगह बाकी है वो अब उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। महिला के चेहरे पर जीत की खुशी उभरने लगी ही थी कि उतने में उस सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट ने बड़े आदर से उस कृष्णवर्णीय व्यक्ति से कहा, सर, आप कृपया अपना सामान लेते हुए प्रथम वर्ग में चले। एयर होस्टेस की ओर इशारा करते हुए वे आगे बोले, ये आपको वो जगह दिखाएगी, आप कृपया उनके साथ जाइए तथा इस तकलीफ के लिए हमें माफ भी कर दें। वो कृष्णवर्णीय व्यक्ति मंद स्मित करते हुए उठा और शांति से अपना सामान लेते हुए जहाज के आगे की ओर रहे प्रथम वर्ग की ओर जाने लगा। तब आसपास के सभी यात्री उत्साह से खड़े हो गए और सब ने बड़ी जोर से तालियां बजाई। उस महिला के लिए अचंभित होकर देखते रहने के अलावा कुछ बाकी न रहा था। अपने निजी ऑर्डर्स देने के लिए कतार में खड़े थे और वो काफी लंबी कतार थी। शेखर, हर मैक में सब कुछ एक जैसा ही होता है ना? मानसी, हाँ। शेखर, वही कतार, वही एक जैसे तरीके से प्रदर्शित किए गए मेन्यू, फ्राइज और बर्गर के लिए वही एक जैसे बक्से, सभी जगह के कर्मचारियों के लिए प्रायः एक जैसी वर्दी। मानसी, हाँ, ये आश्चर्यजनक है ना? मेरी बहन अभी अभी अफ्रीका से लौटी है और उसने कहा वहां भी ये ऐसा ही था। शेखर, ये सचमुच दिलचस्प है। मुझे लगता है वे इसे ही ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण कहते हैं। मानसी, और भोजन की गुणवत्ता नहीं बदलती। आप बर्गर और फ्राइज खाने के लिए कहीं भी जाएं, उनका स्वाद एक जैसा ही होता है। शेखर, पूरी दुनिया भर में गुणवत्ता को एक समान बनाए रखना कठिन होता होगा। मानसी, हाँ, लेकिन गुणवत्ता के बारे में यह विश्वास निर्माण करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की होगी। इस संवाद को टीम का नेता अमित चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि वो कतार में उनके पीछे खड़ा था। जैसे ही कोई काउंटर के पास पहुंचकर उनकी ऑर्डर देता, अमित उनके कंधों के ऊपर से देखकर उन्हें रसोई घर में झांकने के लिए प्रेरित कर रहा था। वो आईने की तरह चमक रहा था, बेदाग था। जब वे सब टेबल के आसपास बैठकर बर्गर खा रहे थे, तो अमित ने उन सब के साथ गुणवत्ता के बारे में चर्चा करने का मौका पाया। उसने कतार में शेखर और मानसी जो चर्चा कर रहे थे, उसे याद करते हुए विषय को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि एक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, जैसे इस मामले में मैक आउटलेट और उनका खाना, मूल संस्था द्वारा निश्चित किए गए मानकों का पालन करते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं, इसके लिए आउटलेट में काम करने वाले कर्मचारियों को काफी प्रोत्साहित किया जाता है कि वे जगह बेदाग और साफ सुथरी रखें। वे अच्छे ढंग से वर्दी पहने और साथ ही उनके चेहरे पर अच्छी सी मुस्कुराहट हो। कंपनी में काम करने वाले हर किसी द्वारा ये सभी प्रयास किए जाने चाहिए। यदि कर्मचारियों ने विविध प्रकार के कपड़े पहने होते या यदि उनके माथे पर शिकन होती, तो क्या वो यही छाप छोड़ पाते? नहीं, उन्होंने एक साथ कहा।
सही है, अमित ने कहा। इसीलिए संस्था में काम करने वाले हर किसी ने संस्था के हर स्तर पर प्रस्तुत किए जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर सतर्क रहना चाहिए। इसका मतलब है साफ सुथरे डेस्क, साफ सुथरे दफ्तर, साफ सुथरे शौचालय, साफ सुथरे भंडार काम का प्रस्तुतिकरण और साथ ही दफ्तर के अंतर्गत किए जाने वाले संपर्क में भी साफ सुथरापन हो। क्या ये गुणवत्ता के लिए कुछ ज्यादा नहीं है? अमित ने पूछा। नहीं, उन्होंने फिर एक बार एक साथ कहा। अमित खुश हुआ क्योंकि वो मैकडॉनल्ड्स के माध्यम से अनपेक्षित रूप से गुणवत्ता के बारे में विचार रख सका था। विविधता का सम्मान करना। रंग रूप नहीं, विचार या धारणा महत्व रखते या रखती है। दिन का काम खत्म करने से पहले अमित आखिरी मेल्स देख रहा था। आज वो बहुत ही व्यस्त दिन था और वो बहुत थक गया था। और इतने में शिखा का मेल आया जो हाल में ही नियुक्त हुई थी। मेल में उसने लिखा था कि वो इस्तीफा देना चाहती है और इसके बाद उसके टीम में काम करना नहीं चाहती। अमित हैरान हो गया और वो सचमुच उठ बैठा। शिखा बहुत ही बुद्धिमान सदस्य थी और अमित को वो बहुत ही तेज, चौकस और जिम्मेदार भी लगती थी। उसके प्रशिक्षण के बाद उसने उसका नाम पूर्णकालिक रूप से नियुक्त करने के लिए चुना था और अपना मजाक उड़ाते थे। अंतराल में लड़कियां उसके साथ मिलती जुलती नहीं थी, बल्कि अलग समूह बनाती थी। दोस्त और सहेलियां बनाने की बहुत कोशिशों के बावजूद वो लड़के या लड़कियों के समूह में जगह नहीं बना पाई। उसने कहा कि वो उपेक्षित और निराश महसूस करने लगी थी। इसीलिए उसके माता पिता ने उसे हफ्ते पहले ही सुझाव दिया था कि उसे नौकरी छोड़नी चाहिए। लेकिन उसे प्रोजेक्ट और मिला हुआ अवसर अच्छा लगा था और इसीलिए उसने इस विचार को कुछ हफ्तों के लिए टाल दिया था। लेकिन अब वो और नहीं सह सकती थी। क्या कल कुछ हुआ था शिखा? अमित ने नम्रता से पूछा। हाँ, शिखा रोने लगी। उन सब ने फिल्म देखने के लिए जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे छोड़ दिया। उसने कहा सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वे मुझ पर ताना कस रहे थे कि मुझे हिंदी फिल्म समझ नहीं आएगी क्योंकि मैं केवल बंगाली भाषा समझती हूँ। उन्होंने मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया कि मैं हिंदी समझती हूँ और वे मुझे छोड़कर चले गए। अमित ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि क्योंकि उसे प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो उसने और एक हफ्ते तक रुकना चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। साथ ही अमित को समस्या सुलझाने का एक मौका देना चाहिए। फिर अमित ने उसे नम्रता से पूछा कि कौन उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था और कहा कि भले ही वो अपराधियों के नाम बताएं, वो उन्हें भनक नहीं पड़ने देगा। शिखा ने बहुत ही हिचकिचाते हुए उनके नाम बताए। अमित ने उसे अपना काम करने के लिए कहा और ऐसे जताने को कहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बाद में उसने अपराधियों को बुलाकर उनसे बात की।